दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज है हमारी वन शॉट लेक्चर सीरीज का डे 7 और आज हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 7 एम्प्लॉयमेंट। शुरू करते हैं फटाफट से। देखो चैप्टर का क्या नाम है, एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत होती है कि यार वर्कर कौन होता है। देखो आप सबको पता है वर्कर कौन होता है, कोई भी वो पर्सन जो प्रोडक्शन प्रोसेस में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, जिसका हमारी कंट्री के जीडीपी में एक कंट्रीब्यूशन है, या फिर ये समझ लो जो वैल्यू एडिशन के प्रोसेस में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। मतलब ये तो सारी मैंने इकोनॉमिक्स के वर्ड्स बोल दिए। ये समझ लो कोई भी वो पर्सन जो कोई काम कर रहा है और उस पर्सन को उस काम के लिए पैसा मिलता है, वो पर्सन कौन है, वर्कर है। तो वर्कर मतलब कोई भी वो पर्सन जो किसी ना किसी तरह की प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहा है, यानी कि कंट्री के जीडीपी के अंदर वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, वैल्यू एडिशन के प्रोसेस के अंदर उसका कोई योगदान है। चाहे वो एक मजदूर हो, चाहे वो एक कारपेंटर हो, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा है, चाहे वो एक डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, लॉयर है, हर कोई कौन है, वर्कर है। क्योंकि वो कुछ ना कुछ पैसा कमा रहा है, हमारी कंट्री के जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन है। उस इंसान को हम लोग क्या बोल देते हैं, वर्कर बोल देते हैं। ये तो क्लियर सी बात है। अब देखो जब हम वर्कर की बात करते हैं तो वर्कर हमारे पास में दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्कर्स। एक होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स और दूसरे होते हैं हायर्ड वर्कर्स। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स मतलब वो वर्कर्स जिन्होंने खुद ही खुद को एम्प्लॉयमेंट दे दिया, यानी कि खुद ही खुद को काम दे दिया। वो किसी और के यहाँ पर काम नहीं करते, उन्हें कोई सैलरी और वेजेस नहीं मिलती, खुद ही खुद को एम्प्लॉयमेंट दे दिया। उस इंसान को हम क्या कहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी स्कूल में नहीं पढ़ाती, मैं सिर्फ मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाती हूँ, तो मैंने खुद ही खुद को एम्प्लॉयमेंट दे दिया ना। मैं कौन हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर हूँ। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर होता है वो या तो खुद का कोई प्रोफेशन प्रैक्टिस करता है, एक सीए अपने लेवल पर खुद प्रैक्टिस कर रहा है, एक डॉक्टर का खुद का क्लिनिक है, किसी टीचर का खुद का कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, या फिर खुद का कोई बिजनेस कर सकता है, फर्नीचर बिजनेस हो गया, कपड़े की दुकान हो गई, खुद का कोई भी बिजनेस हो गया। ऐसे इंसान को किसी से सैलरी या फिर वेजेस नहीं मिलती, ऐसा इंसान अपना प्रॉफिट कमाता है। समझ में आ गया। अगर हम लोगों ने खुद ही खुद को एम्प्लॉयमेंट दे दिया तो हम लोग कौन है, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं। वहीं अगर मैं खुद को एम्प्लॉयमेंट ना दूं, मैं किसी और के यहां पर जाकर अपनी सर्विसेज दूं, काम करूं और बदले में मुझे सैलरी मिलती है, तो मैं क्या कहलाऊंगी, हायर्ड वर्कर। अगर मैं मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में ना पढ़ाकर किसी स्कूल में जाके किसी दूसरे के इंस्टीट्यूट में जाके मेरे सर्विसेज दे रही हूं, तो मैं क्या कहलाऊंगी, हायर्ड वर्कर। सामने वाले ने मुझे हायर कराया ना, तो यहां पर मुझे बदले में क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। अगर मैं कोई स्किल्ड काम कर रही हूँ, ऑफिस का काम कर रही हूँ, तो जब मुझे पैसा मिलेगा उसे हम क्या कहते हैं, सैलरी बोलते हैं। अगर मैं किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रही हूँ, कारपेंटर हूँ या फिर पेंट वगैरह कर रही हूँ, तो मुझे जो पैसा मिलता है अनस्किल्ड काम के लिए, उस पैसे को हम बोलते हैं मजदूरी, यानी कि वेजेस। तो एक टीचर जो स्कूल में पढ़ाती है वो कौन है, हायर्ड वर्कर है। एक टीचर जो अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा है, एक डॉक्टर जो खुद के क्लिनिक में पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है, वो कौन है, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। समझ में आ गया। दो तरह के वर्कर्स होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर और दूसरा कौन सा है, हायर्ड वर्कर। अब देखो जब हम हायर्ड वर्कर्स की बात करते हैं तो ये जो हायर्ड वर्कर्स हैं, इन्हें हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं कैजुअल वर्कर्स और दूसरे होते हैं रेगुलर वर्कर्स। सबसे पहले रेगुलर वर्कर्स समझ लो, जो लोग ऑफिसेस वगैरह में काम करते हैं, बैंक में काम करते हैं, एमएनसी वगैरह में काम करते हैं, वो कौन है, रेगुलर वर्कर है, क्योंकि वो परमानेंट पेरोल पर है। याद रखना क्या बोला मैंने, परमानेंट पेरोल पर है। उन्हें हर महीने के हिसाब से उनकी सैलरी मिलती है, इनका एनुअल पैकेज मिलता है। इन वर्कर्स के पास में हर तरह के सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होते हैं। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स बोले तो इन्हें प्रोविडेंट फंड का पैसा भी मिलता है, इनकी हर तरह की लीव्स होती है, कैजुअल लीव अलग होती है, सिक लीव अलग होती है, पे लीव अलग होती है, इन्हें अपने हिस्से की पेंशन वगैरह भी मिलती है। तो जो लोग स्किल्ड काम कर रहे हैं, ऑफिसेस वगैरह में काम कर रहे हैं, परमानेंट पेरोल पर हैं, इन वर्कर्स को हम क्या बोल देते हैं, रेगुलर वर्कर्स। किसी और के लिए ही काम कर रहे हैं, हायर्ड वर्कर ही कैटेगरी में आते हैं। जैसे एक सीए जो बैंक में काम कर रहा है, परमानेंट पेरोल पर है ना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेगुलर वर्कर। स्पेशली रेगुलर वर्कर्स कहां पर होते हैं, अर्बन एरियाज में, शहरों में होते हैं। लोग ऑफिसेस में काम करना पसंद करते हैं, इमेज देखो। वहीं कैजुअल वर्कर्स के अंदर आ जाते हैं हमारे वो लोग जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर मजदूर काम करते हैं, किसी फर्नीचर की दुकान पे जो कारपेंटर, जो पॉलिश करने वाले होते हैं, हमारे घर के आसपास जो ग्रोसरी शॉप्स है, परचूनी की दुकान है, वहां पर एक लड़का भी काम करता है ना, एक हेल्पर होता है, वो कैजुअल वर्कर है। साड़ी की दुकान पर जो बंदे लगा के रखते हैं साड़ियां दिखाने
के लिए, वो कैजुअल वर्कर्स हैं। तो ये डेली वेजर्स होते हैं, ये परमानेंट पेरोल पर नहीं होते। ये जिस दिन जाते हैं इन्हें उस दिन की तनख्वाह मिलती है, जिस दिन नहीं जाते उस दिन की तनख्वाह नहीं मिलती। कोई परमानेंट पेरोल पर नहीं होते, किसी तरह के कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स इन्हें नहीं मिलते, कोई पीएफ का पैसा नहीं मिलता, कोई पेंशन वगैरह कुछ भी नहीं मिलती। जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जो लोग काम कर रहे हैं हायर्ड वर्कर्स है, दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन डेली वेजर्स हैं यानी कि कैजुअल वर्कर्स हैं। कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं है, परमानेंट पेरोल पर नहीं है। समझ में आ गया? तो दो तरह के वर्कर्स हुए, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स और हायर्ड वर्कर्स। हायर्ड वर्कर्स फर्दर हमारे दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं, कैजुअल वर्कर्स एंड रेगुलर वर्कर्स। समझ में आ गया? आगे बात करते हैं 5 टर्म्स की। देखो 5 टर्म समझा रही हूं, बहुत ध्यान से समझना। एक है लेबर सप्लाई, एक है लेबर फोर्स, एक है वर्कफोर्स, एक है अनएम्प्लॉयमेंट जो आप सब जानते हो, और एक होता है पार्टिसिपेशन रेट। यहां से एग्जाम में एमसीक्यू बन सकता है, फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। 4 फॉर्मूलाज गिवन है, पूछेगा एग्जाम में कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं लेबर सप्लाई की। अच्छा, लेबर सप्लाई और लेबर फोर्स में डिफरेंस भी पूछा जाता है, ध्यान से देखना। लेबर सप्लाई का मतलब है एक पर्टिकुलर वेज रेट पर जो भी हम हमारे बंदे को सैलरी दे रहे हैं, एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं, उस पर्टिकुलर वेज रेट पर बंदा हमारे लिए कितने घंटे काम करने को तैयार है, उसे हम क्या बोलते हैं? लेबर सप्लाई बोलते हैं। अगर आप बंदे को महीने के 25,000 दे रहे हो, 25,000 उसकी सैलरी है, तो वो बंदा कहता है मैं डेली आपके लिए 8 घंटे काम कर दूंगा, तो ये क्या है? लेबर सप्लाई है। जितना हम एम्प्लॉय को पे कर रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, उस वेजेस पर बंदा हमारे लिए कितने घंटे काम करने को तैयार है, उसे हम क्या कहते हैं? लेबर सप्लाई। मैंने कहा मान लो कंट्री के अंदर 10,000 वर्कर्स है, सिर्फ बोल रही हूं मान लो, बहुत ज्यादा होते हैं, 10,000 वर्कर्स हैं। ऑन एन एवरेज मान लो हर बंदा 8 घंटे काम करता है, कुछ 9 घंटे भी करते होंगे, कुछ 6 घंटे भी करते हैं, ऑन एन एवरेज हर बंदा 8 घंटे काम करता है। तो ये जो 80,000 आया ना हमारे पास में, 80,000 आवर्स, ये 80,000 आवर्स क्या है? हमारी लेबर सप्लाई है। समझ में आ गया? पर्टिकुलर वेज रेट पर बंदा हमारे लिए कितने घंटे काम करने को तैयार है, दैट इज लेबर सप्लाई। एक होती है लेबर फोर्स। लेबर फोर्स एकदम अलग है। लेबर फोर्स का मतलब है कंट्री के अंदर वो लोग जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, लिखा है ना एक्चुअली वर्किंग। मैंने कहा मान लो 500 लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं, प्लस वो लोग जो विलिंग टू वर्क है, जो काम करना चाहते हैं, जो भी पैसा मिल रहा है उस पर वो काम करना चाहते हैं, बट उन लोगों को फिर भी काम नहीं मिल रहा। ये एक्चुअली कौन है? अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जो काम करना चाहते हैं बट काम नहीं मिल रहा, अनएम्प्लॉयड है। मैंने कहा मान लो 250 लोग ऐसे हैं जो विलिंग टू वर्क है, काम करना चाहते हैं बट काम नहीं मिल रहा। इन दोनों को प्लस कर दो, ये 750 आ रहा है ना हमारे पास में, ये 750 क्या है? लेबर फोर्स है। लेबर फोर्स का मतलब वो लोग जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, प्लस वो लोग जो विलिंग टू वर्क है, काम करना चाहते हैं बट उन्हें काम नहीं मिल रहा, दोनों को प्लस कर दो, हमें क्या मिल जाएगी? लेबर फोर्स। समझ में आ गया? तो दोनों में हम डिफरेंस बता सकते हैं। लेबर सप्लाई का मतलब है एक पर्टिकुलर वेज रेट पर बंदा हमारे लिए कितने घंटे काम करने को तैयार है, कितना अमाउंट ऑफ लेबर हमें ऑफर कर रहा है, कितने घंटे काम करने को तैयार है, दैट इज लेबर सप्लाई। वही लेबर फोर्स में दो चीजें आ जाती हैं, वो लोग जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, जो हमने पीछे 500 देखा था, प्लस वो लोग जो विलिंग टू वर्क है, काम करना चाहते हैं 250 बट उन्हें काम नहीं मिल रहा, जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, दोनों को प्लस कर दो, ये 750 हमारे पास में क्या आ गया? लेबर फोर्स आ गया। समझ में आया? देखो लेबर सप्लाई को हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, चाहे हमारे नंबर ऑफ वर्कर्स कांस्टेंट रहे, सेम रहे। मैंने कहा हम लोग बंदे को 25,000 सैलरी दे रहे हैं, कंट्री में मान लो 10,000 लोग हैं, तो 10,000 लोग ऑन एन एवरेज काम करते हैं 8 घंटे, तो हमारे पास में लेबर सप्लाई कितनी आ रही थी? 80,000। मैंने कहा हम हमारे एम्प्लॉइज की सैलरी बढ़ा देते हैं, हम एम्प्लॉइज को बोलते हैं 25,000 दे रहे थे ना, अब से हम आपको 30,000 पे करेंगे, तो हमारे यही 10,000 जो एम्प्लॉइज हैं वो ज्यादा घंटे काम करने को तैयार हो जाएंगे ना। हमने बोला ज्यादा पे करेंगे तो वो ज्यादा घंटे काम करने को तैयार हो जाएंगे, तो ये लेबर सप्लाई हमारी अपने आप इंक्रीज हो गई, चाहे हमारे नंबर ऑफ वर्कर्स कांस्टेंट ही हैं, पहले भी 10,000 थे, आज भी 10,000 हैं। तो लेबर सप्लाई को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, सैलरी को इंक्रीज या डिक्रीज करके, चाहे नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे कांस्टेंट रहें। लेकिन लेबर फोर्स अगर हमें इंक्रीज या डिक्रीज करनी है, तो एक्चुअली जो लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं या फिर वो लोग जो काम करना चाहते हैं वो एक्चुअली इंक्रीज या डिक्रीज होंगे, तो ही हमारी लेबर फोर्स एक्चुअली इंक्रीज या डिक्रीज होगी। समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस? थर्ड क्या आता है हमारे पास में? वर्कफोर्स। देखो वर्कफोर्स का सिंपल सा मतलब है वो लोग जो एक्चुअली काम कर रहे हैं। पीछे लेबर फोर्स में हम लोगों ने क्या लिया था? 750 लिया था। लेबर फोर्स में 500 वो लिए थे जो काम कर रहे हैं, एक्चुअली काम कर रहे हैं,
प्लस 250 वो लिए थे जो विलिंग टू वर्क है, काम करना चाहते हैं बट उन्हें काम नहीं मिल रहा। तो ये जो 500 है ना जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, इन 500 को हम लोग बोलते हैं वर्कफोर्स। क्या बोलते हैं? वर्कफोर्स। लिखा है ना पर्सन्स एक्चुअली वर्किंग, जो एक्चुअली काम कर रहे हैं। इसमें वो लोग नहीं आते जो विलिंग टू वर्क है बट उन लोगों को काम नहीं मिल रहा। तो पीछे जो लेबर फोर्स आई थी हमारी 750, अगर उस 750 में से मैं नंबर ऑफ पर्सन्स विलिंग टू वर्क, वो लोग जो काम करना चाहते हैं बट उन लोगों को काम नहीं मिल रहा, यानी कि इन 250 को अगर मैं माइनस कर देती हूँ, 750 में से 250 को मैंने माइनस कर दिया तो कितना आएगा? 500 आएगा। ये 500 वो लोग हैं जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, इन्हीं लोगों को हम क्या बोलते हैं? वर्कफोर्स बोलते हैं। एक होता है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब वो लोग जो काम करना चाहते हैं, विलिंग टू वर्क है बट उन लोगों को काम नहीं मिल रहा, एक्चुअली उन लोगों को हम बेरोजगार बोलते हैं, अनएम्प्लॉयड बोलते हैं। तो सिंपल सा है, लेबर फोर्स कितना था? 750 था। लेबर फोर्स में से हम लोगों ने वर्कफोर्स को माइनस कर दिया, यानी कि उन 500 लोगों को माइनस कर दिया जो एक्चुअली काम कर रहे हैं। तो हमारे पास में कितना आएगा? 250 आएगा। ये 250 लोग कौन से लोग थे? जो विलिंग टू वर्क है बट उन लोगों को काम नहीं मिल रहा। ये क्या है? नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन है, बेरोजगार लोग हैं। और इनका अगर हमें परसेंटेज निकालना हो, यानी कि रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट निकालना हो, तो फॉर्मूला याद रखना, नंबर ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयड ऊपर लिख दो, कितना है? 250 है जो लोग विलिंग टू वर्क हैं, अपॉन लेबर फोर्स लिखना है। क्या लिखना है? लेबर फोर्स। लेबर फोर्स कितनी आई थी? पीछे देखा था 750, इनटू 100 कर दो तो हमें रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का पता चल जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट के परसेंटेज का पता चल जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना है। और लास्ट आता है हमारे पास में पार्टिसिपेशन रेट। देखो पार्टिसिपेशन रेट का मतलब है ये हमारी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन है। ये क्या है? हमारी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन है। अब टोटल पॉपुलेशन में तो बच्चे भी आ जाते हैं, बुजुर्ग भी आ जाते हैं, महिलाएं भी आ जाती हैं, जेंट्स वगैरह सब आ जाते हैं। मान लो टोटल पॉपुलेशन 200 है, सिर्फ मान लो 200 है। इस 200 में से ये लोग, ये जो 80 लोग हैं, ये लोग कौन है? वर्कर्स हैं। कौन है ये? वर्कर्स है। क्योंकि टोटल पॉपुलेशन में बच्चे आ जाते हैं जो काम नहीं करते, बुजुर्ग लोग काम नहीं करते, बहुत सारी हाउसवाइफ्स काम नहीं करती। ये 80 लोग कौन है? वर्कर्स है, जो एक्चुअली प्रोडक्शन प्रोसेस में अपना योगदान दे रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। तो पार्टिसिपेशन रेट हम कैसे निकालते हैं? जो लोग वर्कर्स हैं उन्हें ऊपर लिखो, यानी कि जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, अपॉन टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 200 है, वो नीचे लिखो। परसेंटेज होती है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये जो हमारे पास में आया ना 40%, ये 40% क्या है? पार्टिसिपेशन रेट है। यानी कि जितने भी लोग हैं हमारी कंट्री में, टोटल पॉपुलेशन है, उसमें से कितने लोग वर्कर है, इसी को हम क्या बोलते हैं? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। क्योंकि ऊपर हम लोगों ने वर्कर लिखा है, नीचे क्या लिखा है? पॉपुलेशन। वही लिखा है ना, टोटल वर्कफोर्स, यानी कि वर्कर्स कितने हैं? मान लो 80 हैं, अपॉन टोटल पॉपुलेशन 200, इनटू कर दिया हम लोगों ने 100, हमारे पास में आ जाएगा वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, जिसे हम बोलते हैं पार्टिसिपेशन रेट। समझ में आ गया? क्या क्या देखा? वर्कर्स देख लिए हम लोगों ने, और 5 हमारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए। आगे बढ़ते हैं, साइज ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया। हमारी कंट्री की वर्कफोर्स की बात करते हैं। वर्कफोर्स मतलब जो एक्चुअली लोग प्रोडक्शन प्रोसेस में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो हमारी कंट्री की टोटल वर्कफोर्स है 471 मिलियन लोग। याद नहीं रखना, जितनी भी वर्कफोर्स है उसमें से 77% तो मेल्स हैं, फीमेल सिर्फ और सिर्फ कितनी है? 23%। 77% मेल्स हैं वर्कफोर्स के अंदर, फीमेल सिर्फ और सिर्फ कितनी है? 23%। और हमारी जितनी भी वर्कफोर्स है ना, उसमें से 75% हमारे जो वर्कर्स है वो कहां पर रहते हैं? रूरल एरियाज में, यानी कि गांवों के अंदर। सिर्फ 25% वर्कफोर्स हमारी कहां पर रहती है? अर्बन एरियाज के अंदर, शहरों के अंदर। अगेन अगर हम रूरल एरियाज की बात करें तो रूरल एरियाज में जितनी भी हमारी वर्कफोर्स है, जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना, उसमें से 25% फीमेल्स हैं। और अर्बन एरियाज में, शहरों में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उसमें से सिर्फ 20% फीमेल्स हैं। तो ये डाटा याद नहीं रखना, इस डाटा से हमने 2 कंक्लूजन्स निकाले हैं, वो कंक्लूजन्स याद रखने हैं। पहला कंक्लूजन क्या है? हमारी जितनी भी वर्कफोर्स है उसमें से 75% वर्कफोर्स कहां रहती है? रूरल एरियाज में। तो बल्क ऑफ आवर वर्कफोर्स इज रूरल बेस्ड। हमारी मोस्टली वर्कफोर्स क्या है? रूरल बेस्ड है, यानी कि गांवों के अंदर लोग ज्यादा काम करते हैं। और सेकंड कंक्लूजन हमने ये निकाला है, मेल वर्कर्स ज्यादा है, फीमेल वर्कर्स कम है। वही लिखा है, परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स इज लो, फीमेल वर्कर्स का परसेंटेज कम है। और ये परसेंटेज अर्बन एरियाज में तो और भी कम है। गांव में तो फिर भी 25% महिलाएं काम करती हैं, अर्बन एरियाज में तो सिर्फ 20% महिलाएं काम करती हैं। तो वही लिखा है, इट इज एक्सट्रीम लो इन अर्बन एरियाज। ये परसेंटेज अर्बन एरियाज में तो और भी कम है। ये हम लोगों ने कंक्लूजन निकाल लिया। अब इस कंक्लूजन के पीछे का आपको रीजन पता होना चाहिए। बच्चे बोलते हैं ना मैम डाटा याद रखना है क्या? ये डाटा याद नहीं रखना, डाटा को समझना है और डाटा के पीछे आपको रीजन याद रखना है। जैसे पहले
पहला क्वेश्चन क्या आया, व्हाई इज बल्क ऑफ आवर पॉपुलेशन वर्कफोर्स रूरल बेस्ड, मोस्टली हमारे जो लोग काम कर रहे हैं वो रूरल एरियाज में ही क्यों हैं, रूरल एरियाज में लोग काम ज्यादा क्यों करते हैं, क्योंकि देखो गांव के अंदर पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, गरीबी बहुत ज्यादा है, ये गरीबी लोगों को प्रेशराइज करती है कि लोग एजुकेशन छोड़े और लोग एम्प्लॉयमेंट करें, कुछ ना कुछ काम धंधा करें, गरीबी से बाहर आने के लिए लोग एग्रीकल्चर, फार्मिंग वगैरह इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं, लाइफ स्टॉक फार्मिंग, फिशिंग वगैरह करते हैं, काम कर रहे हैं बेशक ये लोग, लेकिन इन लोगों का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बहुत कम है, इतने लोग गांव में काम कर रहे हैं लेकिन इन लोगों का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 20% से भी कम है, समझ में आ गया। तो मोस्टली लोग गांव में ज्यादा काम क्यों करते हैं, क्योंकि गांव में पॉवर्टी बहुत ज्यादा है लेकिन इन लोगों का जीडीपी में योगदान बहुत कम है। सेकंड क्वेश्चन क्या था कि फीमेल वर्कर्स का रेशो बहुत कम है, फीमेल वर्कर्स का परसेंटेज बहुत कम है और अर्बन एरियाज में, शहरों में तो उल्टा और भी कम है। तो देखो पहली बात, दोनों की अगर हम कंबाइंड बात करें, रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज की, आज भी फीमेल एजुकेशन हमारी कंट्री में बहुत पीछे है, बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर फीमेल्स को प्रॉपर एजुकेशन नहीं दी जाती, उन्हें स्कूल से निकलवा लिया जाता है पैसे की कमी की वजह से। अब एजुकेशन नहीं है तो ऑब्वियसली बात है आपको जॉब्स भी नहीं मिलेंगी। अगर हम शहरों की बात करें तो एक महिला काम करेगी या नहीं करेगी ये डिसीजन वो खुद नहीं लेती है, ये डिसीजन उसकी फैमिली लेती है, शादी से पहले पेरेंट्स लेते हैं, शादी के बाद में इन लॉज डिसाइड करते हैं कि जो बहू है वो काम पर जाएगी या नहीं जाएगी। और तो और गांव के अंदर फीमेल्स का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो ज्यादा इसलिए है क्योंकि गांव के अंदर पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, पॉवर्टी औरतों को प्रेशराइज करती है कि औरतें जाए और कुछ ना कुछ लेस प्रोडक्टिव काम करें, जैसे खेतों पर काम करें, लाइफ स्टॉक फार्मिंग करें, किसी के घर में बर्तन धोना, झाड़ू पोछा वगैरह करना। तो ये पॉवर्टी लोगों को प्रेशराइज करती है, गांव में महिलाओं को प्रेशराइज करती है कि वो कुछ ना कुछ कमाएं, वो लेस प्रोडक्टिव जॉब्स करती हैं और उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। तो ये शो करता है कहीं ना कहीं सोशली और इकोनॉमिकली हम लोग बहुत बहुत पीछे हैं। समझ में आ गया, दोनों रीजन समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं, आगे बात आती है रेट ऑफ पार्टिसिपेशन। पीछे देखा था ना हम लोगों ने रेट ऑफ पार्टिसिपेशन कि ये हमारी टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन में से ये लोग कौन है, वर्कर्स हैं, तो वर्कर अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100 हम लोगों ने करा था पार्टिसिपेशन रेशियो, जो पीछे हम लोगों ने देखा था, जिसे वर्कर पॉपुलेशन रेशियो भी बोलते हैं। इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, रूरल एरियाज का भी पढ़ेंगे, अर्बन एरियाज का भी पढ़ेंगे। तो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन का मतलब है जितनी भी हमारी टोटल पॉपुलेशन है उस टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोग वर्कर्स हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। इसी का दूसरा नाम क्या था, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। फॉर्मूला क्या था, वर्कफोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। तो देखो एक बार इसे स्टडी करते हैं, यहाँ पर मेल फीमेल है, रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज, टोटल। बहुत ध्यान से देखना, अगर हम गांव की बात करें तो गांव में 51.7% मेल्स काम करते हैं, वर्कफोर्स का पार्ट है, और 17.5% फीमेल्स काम करती हैं। गांव के अंदर 51.7% मेल्स काम करते हैं, 17.5% फीमेल्स काम करती हैं। फीमेल्स का रेशो कम है, चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो। अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें तो 53% मेल्स काम करते हैं और 14.2% फीमेल्स काम करती हैं। आप ध्यान से देखना, गांव के अंदर देखो फीमेल्स का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो ज्यादा है, शहरों में सिर्फ 14.2% फीमेल्स ही काम कर रही है, लेकिन गांवों के अंदर 17.5% फीमेल्स काम करती है। क्यों? क्योंकि गांव में गरीबी बहुत ज्यादा है, गरीबी लोगों को प्रेशराइज करती है कि लोग कुछ ना कुछ काम करें। टोटल अगर हम बात करें तो 52.1% मेल्स हमारे काम करते हैं, फीमेल 16.5% काम करती हैं, और टोटल वर्कर पॉपुलेशन रेशियो ये है, अगर हमारी पॉपुलेशन 100% है ना, तो 100 में से 34.7% लोग ऐसे हैं जो वर्कर हैं, यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसको अगर हम स्टडी करें तो पहला कंक्लूजन आएगा हाई डिपेंडेंसी रेशियो। 100 में से 34.7% लोग ही ऐसे हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी कि जो बचे हुए लोग हैं वो इन लोगों पर डिपेंडेंट है। तो ये हाई डिपेंडेंसी रेशियो शो कर रहा है हमारी कंट्री में रेट ऑफ पार्टिसिपेशन बहुत कम है। तो जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, महिलाएं हैं, वो दूसरे फैमिली मेंबर्स पर डिपेंडेंट हैं। तो ये शो करता है कि हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, यानी कि वैल्यू एडिशन के प्रोसेस में इनका योगदान नहीं है, ये दूसरों पर डिपेंडेंट है, जो लोग कमा रहे हैं। सेकंड है हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन बट लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इन रूरल एरियाज। गांव के अंदर पार्टिसिपेशन रेशियो ज्यादा है, गांव के अंदर 35% लोग काम करते हैं, शहरों में सिर्फ 33.9% लोग ही काम करते हैं। गांव के अंदर लोग प्रोडक्शन प्रोसेस में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं क्योंकि गांव में पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये लोग लेस प्रोडक्टिव जॉब्स करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। थर्ड है हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर वुमेन इन रूरल एरियाज। पीछे भी देखा
देखा था। गांव में औरतें ज्यादा काम करती हैं क्योंकि गांव में पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। वो पॉवर्टी लोगों को कंपेल कर रही है, प्रेशराइज कर रही है कि महिलाएं काम करें। हायर एम्प्लॉयमेंट अमंग वुमेन इन रूरल एरियाज इज ड्यू टू वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। ये जो फीमेल्स हैं ये प्रॉपर एजुकेशन नहीं लेती, किसी ना किसी तरह का कोई छोटा मोटा काम करती हैं खेतों वगैरह पर, तो लो पेड जॉब्स करती हैं। कहीं ना कहीं इनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, बट अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कोई छोटा मोटा काम करती है। समझ में आ गया? बस आपको डेटा को समझना है, याद नहीं रखना। करेक्ट है। आगे बढ़े। अब देखो एक छोटा सा टॉपिक आता है, अंडर एस्टिमेशन ऑफ विमेन वर्कर्स इन द कंट्री। हमारी कंट्री में जो फीमेल्स का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है ये बहुत कम है। रीजन क्या है? क्योंकि जो लोग हाउस होल्ड सर्विसेज दे रही हैं, जो महिलाएं हाउस वाइफ्स हैं, उन लोगों के काम को कभी भी काम की तरह कैलकुलेट नहीं करा जाता। जो हाउस वाइफ्स हैं उन्हें कभी भी वर्कर की तरह काउंट नहीं करा जाता। हालांकि ये लोग संडे को भी काम करते हैं, इनके लिए कोई छुट्टी वगैरह कोई ब्रेक नहीं है, सुबह से लेकर रात तक महिलाएं काम करती हैं, लेकिन कभी भी हाउस वाइफ्स के काम को वर्कर की तरह काउंट नहीं करा जाता क्योंकि इन्हें इनके काम के लिए पे नहीं करा जाता। और तो और रूरल एरियाज के अंदर जो फीमेल्स अपने खुद के खेतों पर काम करती हैं उन्हें हम वर्कर की तरह काउंट नहीं करते। अर्बन एरियाज में जो फीमेल्स अपने फैमिली बिजनेस संभालती हैं उन्हें हम वर्कर की तरह काउंट नहीं करते क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें इनके काम के लिए पे नहीं करा जाता। तो ये रीजन भी है कि कहीं ना कहीं फीमेल्स का वर्कर पॉपुलेशन रेशियो मेल्स के कंपैरिजन में बहुत कम है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स को किस तरह से हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करा है। तो देखो मैंने आपको शुरू में भी बताया था, एक होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स जिन्होंने खुद को एम्प्लॉयमेंट दिया है, और दूसरे होते हैं हायर्ड वर्कर्स जो किसी दूसरे के लिए काम करते हैं। और हायर्ड वर्कर्स में भी दो थे, एक होते थे रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज जो बैंक्स वगैरह में ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, और दूसरे होते हैं कैजुअल वेज लेबरर्स जो कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह पे काम करते हैं, जिन्हें वेजेस मिलती हैं जो परमानेंट पेरोल पर नहीं होते। अब देखो सबसे पहले अर्बन एरियाज की बात करते हैं। तो अर्बन एरियाज के अंदर 47% लोग क्या हैं? रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज हैं, यानी कि ऑफिस वगैरह में काम करते हैं। अर्बन एरियाज में लोग ऑफिस में काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। सेकंड नंबर पर जो लोग हैं वो क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद का काम धंधा है, खुद का कोई बिजनेस है। और लास्ट थर्ड नंबर पर आता है कैजुअल वेज लेबरर्स, क्योंकि अर्बन एरियाज में कोई कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह पर इन पर काम करना पसंद नहीं करता। समझ में आया? लेकिन अगर हम रूरल एरियाज की बात करें तो रूरल एरियाज में 58% लोग क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, लोग खुद के खेतों पर काम करते हैं, गाय भैंस का दूध बेच के पैसा कमाते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है। सेकंड नंबर पर वहां पर लोग क्या हैं? कैजुअल वेज लेबरर्स हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर कोई छोटी मोटी दुकान वगैरह पर काम करते हैं, क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो ऑफिसेज में जॉब कम मिलती है। लास्ट आता है रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज, लोगों को ऑफिसेज में रूरल एरियाज में काम कम मिलता है। तो वही लिखा है अर्बन एरियाज में रेगुलर सैलरीड वर्कर्स ज्यादा हैं क्योंकि इन लोगों के पास में स्किल्स होती हैं, ये ऑफिसेज में फैक्ट्रीज में काम करना पसंद करते हैं। लेकिन रूरल एरियाज के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स ज्यादा हैं क्योंकि गांवों के अंदर नॉन फार्म जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, यानी कि बैंक्स और कंपनीज वगैरह कम है, तो ये लोग खुद के खेतों पर काम करना पसंद करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स ज्यादा हैं। समझ में आ गया? ये तो हम लोगों ने रीजन के बेसिस पर देख लिया, अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज। अब हम बात करते हैं आगे जेंडर के बेसिस पर, मेल फीमेल। देखो अगर हम मेल्स की बात करते हैं, अब इसमें रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज दोनों आ गए। अगर हम मेल्स की बात करते हैं तो 52% मेल्स क्या हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। सेकंड नंबर पर देखो दोनों बराबर हैं, 24% जो मेल्स हैं वो कैजुअल लेबरर्स भी हैं और रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज भी हैं। यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स ज्यादा क्यों हैं? क्योंकि हम अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज दोनों के मेल्स की बात कर रहे हैं। समझ में आया? सेम फीमेल्स की अगर हम बात करें, 52% फीमेल्स क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं, खुद का कोई काम धंधा करती हैं, खेत वगैरह पर गाय भैंस का दूध बेचना, फिशिंग वगैरह करना, घर में कोई सिलाई वगैरह करना। 27% जो फीमेल्स हैं वो कैजुअल वेज लेबरर्स हैं, यानी कि कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह पर दूसरों के घर में काम करती हैं एज अ मेड, क्योंकि स्किल्स कम हैं। और 21% फीमेल्स ऐसी हैं जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज हैं, जो ऑफिसेज में, बैंक्स वगैरह में, एमएनसीज वगैरह में काम करती हैं। तो वही लिखा है, इसी को एक्सप्लेन करा है। अगर हम मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड की बात करें तो हमारी कंट्री में मोस्टली लोग क्या हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं। इन इंडिया परसेंटेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स इज हाईएस्ट। हमारी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा लोग क्या हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। पीछे हम लोगों ने देख लिया, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, क्योंकि लिटरेसी रेट बहुत कम है। अगर हम लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे तो हमारे पास में स्किल्स नहीं होंगी, स्किल्स नहीं होंगी तो ऑब्वियस सी बात है हमें ऑफिसेज वगैरह में रेगुलर सैलरीड वर्कर्स के तौर पर जॉब नहीं मिलेगी। इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, अभी हम डेवलप्ड नहीं है, हमारे यहाँ पर कहीं ना कहीं जॉब्स की भी कमी है, और कहीं ना कहीं हमारा सोशल एनवायरनमेंट भी ऐसा है, किसी को नौकरी मिल रही है शहर से बाहर तो फैमिली जाने ही नहीं देती कि कम कमा लेंगे बेटा, यहीं
नहीं रहे, दूसरी जगह पर नहीं जाना, तो मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स भी हमारी कंट्री में कम है। और अगर हम फीमेल्स की बात करें तो कैजुअली हायर्ड वर्कर्स का परसेंटेज ज्यादा है, क्योंकि फीमेल्स के पास में वही है, एजुकेशन कम है गाँवों के अंदर, और गरीबी इतनी ज्यादा है कि औरतों पर प्रेशर होता है कि वो चाहे कैजुअल वेज लेबरर्स के तौर पर ही काम करे कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह पर, लेकिन वो काम करे, थोड़ा बहुत पैसा कमाए। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर आप सब जानते होंगे कि हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है, जितनी भी पॉपुलेशन, कौन सी पॉपुलेशन, हमारी जितनी भी वर्कफोर्स है, जो लोग प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये जो वर्कफोर्स है ये किस तरह से डिवाइडेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितने परसेंट लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, कितने परसेंट लोग सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, कितने परसेंट लोग टर्शरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। दिस इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। प्राइमरी सेक्टर में सब जानते हो एग्रीकल्चर आ जाता है, माइनिंग आ जाता है, खुदाई वगैरह, क्वेरिंग आ जाता है, फिशिंग वगैरह आता है, जहां से रॉ मटेरियल मिलता है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करा जाता है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, ये सब आ जाता है। कंस्ट्रक्शन साइट्स भी इसी में आती हैं। और टर्शरी में हमारी सर्विसेज आ जाती हैं, ट्रांसपोर्ट की, स्टोरेज की, वेयर हाउसिंग सर्विसेज, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन सब की सर्विसेज। तो हमारी जितनी भी वर्कफोर्स है, जो लोग कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, वो किस तरह से इन तीनों सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिवाइडेड है, उसे हम क्या बोल देते हैं, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। एक बार देख लेते हैं, हमारी कंट्री के अंदर 44.6% लोग जो है वो कौन से सेक्टर में काम कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर में, क्योंकि गांव में ज्यादा से ज्यादा लोग कौन से सेक्टर में काम करते हैं, एग्रीकल्चर। उसके बाद में सेकंड नंबर पर लोग कौन से सेक्टर में काम करते हैं, टर्शरी सेक्टर के अंदर, और सबसे पीछे रह गया हमारा सेकेंडरी सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। हमारी कंट्री में लोग सेकेंडरी सेक्टर में कम काम करते हैं। नंबर 1 प्राइमरी सेक्टर, नंबर 2 टर्शरी सेक्टर यानी कि सर्विसेज वगैरह, अर्बन एरियाज में यही सेक्टर ज्यादा है, और नंबर 3 पर आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। वही लिखा है 44.6% जो लोग हैं वो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, लेकिन इस सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन फिर भी बहुत कम है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम है। ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी सेक्टर शोज दैट सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स हैव फेल्ड टू जनरेट एम्पल जॉब अपॉर्चुनिटीज। ये जो हमारे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, 44.6% लोग, ये यही दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हमारा सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर इनफ जॉब अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने में पीछे रह गया, इनफ जॉब अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं कर पाया, और हमारा सेकेंडरी सेक्टर कहीं ना कहीं टर्शरी सेक्टर से भी पीछे रह गया। लैगिंग बिहाइंड का मतलब होता है पीछे रह गया। इतना हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 वगैरह भी आया था, फिर भी कहीं ना कहीं हमारा सेकेंडरी सेक्टर सबसे पीछे रह गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर सबसे पीछे रह गया। नंबर 1 प्राइमरी, नंबर 2 टर्शरी, थर्ड नंबर पर क्या आता है, सेकेंडरी सेक्टर। समझ में आया? इसी को फर्दर देखते हैं, देखो रूरल और अर्बन के हिसाब से भी देख लेते हैं। अगर हम रूरल वर्कफोर्स की बात करें, गांव की बात करें, ज्यादा से ज्यादा लोग कौन से सेक्टर में हैं, प्राइमरी सेक्टर में, यानी कि खेती बाड़ी के अंदर। सेकंड नंबर पर लोग कौन से सेक्टर में हैं, सेकेंडरी सेक्टर में, फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं, कुछ ना कुछ फैक्ट्रीज में काम करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं कुछ ना कुछ। और लास्ट में आता है टर्शरी सेक्टर, क्योंकि गाँव के अंदर बैंक्स, इंश्योरेंस, एमएनसीज वगैरह ऐसी चीजों की कमी है। लेकिन अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें, अगर हम सिटीज की बात करें, ज्यादा से ज्यादा लोग कौन से सेक्टर में हैं, टर्शरी सेक्टर में। सेकंड नंबर पर आता है सेकेंडरी सेक्टर यानी कि फैक्ट्रीज वगैरह, कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह, और लास्ट में आता है प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि शहरों में उतने ज्यादा खेत वगैरह, खेती बाड़ी नहीं होती। समझ में आ गया? वही लिखा है अर्बन एरियाज के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग कौन से सेक्टर में है, टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर में है। नंबर 1 टर्शरी और नंबर 2 कौन सा है, सेकेंडरी सेक्टर। लेकिन गाँव के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग कौन से सेक्टर के अंदर है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर है। अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें तो हमारा सेकेंडरी सेक्टर जो है वो टर्शरी सेक्टर से पीछे रह गया। और टर्शरी सेक्टर में क्या आता है आप सब जानते हो, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टीचर, लॉयर, हॉस्पिटल्स वगैरह, ट्रेड, कॉमर्स, ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाती हैं, टर्शरी सेक्टर के अंदर। रूरल एरियाज के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर के अंदर हैं, क्योंकि गांव के अंदर नॉन फार्म जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, वहां पर बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, एमएनसीज वगैरह की बहुत कमी है। तो हार के लोग कहाँ काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं। अब ये तो सारी चीजें रट गई होंगी, समझ में आने वाली चीजें हैं। अब मेल फीमेल के अकॉर्डिंग देख लो। अगर हम मेल्स की बात करें तो 40% मेल्स जो हैं वो प्राइमरी सेक्टर में हैं, उसके बाद में टर्शरी सेक्टर में, और थर्ड नंबर पर आ जाता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। इसमें रूरल और अर्बन दोनों आ गए। फीमेल्स की बात करें तो 57.1% फीमेल्स प्राइमरी सेक्टर में हैं, बेसिकली एग्रीकल्चर वगैरह। सेकंड नंबर पर टर्शरी सेक्टर में और थर्ड नंबर पर है सेकेंडरी सेक्टर में। वही एक्सप्लेन करा है, अ ह्यूज परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स इज एंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर। हमारे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो फीमेल्स हैं वो कौन से सेक्टर के अंदर हैं, प्राइमरी सेक्टर के अंदर
अंदर हैं। इन रूरल एरियाज मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंगेज्ड इन फार्मिंग, गाँव के अंदर वही है, लोग फार्मिंग करते हैं। अलाइड यानी कि फार्मिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज करते हैं, फिशिंग, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह, क्योंकि नॉन फार्म जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है। और मोबिलिटी ऑफ वुमेन इन रूरल एरियाज इज वेरी लो, किसी महिलाओं को अगर किसी दूसरी जगह पर काम मिल रहा है, जॉब मिल रही है अर्बन एरिया में, शहर वगैरह में, तो फैमिली का प्रेशर होता है कि मत जाओ, घर में रहो, बच्चों को संभालो, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मेल्स कमा लेंगे ना, ये वाली चीज होती है। तो मोबिलिटी ऑफ वुमेन वर्कर्स रूरल एरियाज में बहुत कम है। परसेंटेज ऑफ मेल वर्कर्स इन प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो हाई, वही लिखा है क्योंकि एग्रीकल्चर के अलावा गाँव के अंदर दूसरे ऑप्शन नहीं है। समझ में आ गया, तो ईजी सा था, सॉरी। आगे बढ़ जाए, चेंज इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। 1950-51 की अगर हम बात करें, प्राइमरी सेक्टर में 72.72% लोग थे, 17.2% लोग कहाँ थे, टर्चरी सेक्टर में, और सबसे कम थे सेकेंडरी सेक्टर में। नंबर 1 पर प्राइमरी था, नंबर 2 पर टर्चरी था, नंबर 3 पर सेकेंडरी था। आज भी ऐसा ही है, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइमरी सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन कम हो गया। देखो पहले 72% लोग थे, आज प्राइमरी सेक्टर में 44% लोग हैं। नंबर 1 पर तो आज भी वही है। उसके बाद में देखो टर्चरी का इंक्रीज हुआ है, नंबर 2 पर टर्चरी, नंबर 3 पर अगेन हमारे पास में सेकेंडरी। तो कहीं ना कहीं हम लोग प्राइमरी से सेकेंडरी में शिफ्ट हुए हैं। ये चेंज जो है वो नोटिसिएबल है, हमें दिख रहा है कि हमारा प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम होता जा रहा है। अब हम सेकेंडरी और टर्चरी सेक्टर में ज्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन ये चेंज उतना सिग्निफिकेंट नहीं है जितना होना चाहिए। दूसरी कंट्रीज में अब प्राइमरी सेक्टर में सिर्फ 5% लोग, 8% लोग ही काम करते हैं, तो हमारे यहाँ पर चेंज बहुत कम है। जितना ज्यादा हम लोग प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी और टर्चरी सेक्टर में शिफ्ट करते हैं ना, माना जाता है कि देश उतना ही ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है। इंडिया के केस में नोटिसिएबल है, लेकिन उतना सिग्निफिकेंट, उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा हम चाहते थे। आज भी हमारी कंट्री में नंबर 1 पर कौन सा आ रहा है, प्राइमरी सेक्टर ही आ रहा है। मोस्टली हमारी जो वर्कफोर्स है वो कौन से सेक्टर पर डिपेंडेंट है, प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंडेंट है। समझ में आगे बढ़ जाए। एक टॉपिक आता है जॉबलेस ग्रोथ, छोटा सा टॉपिक है। देखो आउटपुट को हम 2 तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। आउटपुट बोले तो जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या तो हम ज्यादा से ज्यादा लेबर हायर कर लें, लेबर हायर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगार मिलेगा, या फिर हम बेटर और एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करने लग जाएं। अब हमारी कंट्री में क्या हो रहा है, हमारा जीडीपी इंक्रीज हो रहा है। 2 तरीके हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देकर जीडीपी इंक्रीज कर ले, लेबर बढ़ा के, या फिर बेटर टेक्नोलॉजी यूज कर ले। हमारे यहाँ पर जीडीपी इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम जीडीपी इंक्रीज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। सेकंड वाले ऑप्शन के थ्रू हम टेक्नोलॉजी यूज करके जीडीपी इंक्रीज कर रहे हैं। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे, हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर हमारी ग्रोथ तो हो रही है क्योंकि टेक्नोलॉजी हम बेटर यूज कर रहे हैं, हमारा जीडीपी ग्रो कर रहा है, लेकिन लोगों को काम धंधा नहीं मिल रहा, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा। इसलिए इसे हम बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। क्या बोलते हैं, जॉबलेस ग्रोथ, कि हमारा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, टेक्नोलॉजी की हेल्प से लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में किसी तरह का कोई राइज देखने को नहीं मिला। दिस इज जॉबलेस ग्रोथ। और ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि हमारी कंट्री में एमएनसीज ज्यादा हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, और ये एमएनसीज कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करती हैं, ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का यूज करती हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज कम करती हैं। तो जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज नहीं हो रही। इसी को हम क्या कहते हैं, जॉबलेस ग्रोथ। समझ में आ गया। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, एक होता है कैजुअलाइजेशन, एक होता है इनफॉर्मलाइजेशन। 2 तरह के वर्कर्स होते हैं, एक होते हैं कैजुअल वर्कर्स, हम लोगों ने पढ़ा था ना हायर्ड वाले में, और एक होते हैं रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज जो हमारे परमानेंट पेरोल पर होते हैं। जब हमारी वर्कफोर्स में कैजुअल वर्कर्स का परसेंटेज बढ़ने लगे, कैजुअली हायर्ड वर्कर्स का परसेंटेज बढ़ने लगे, जो डेली वेजरर्स होते हैं जिन्हें परमानेंट पेरोल पर नहीं रखा जाता, जब इनका परसेंटेज बढ़ने लगता है और रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज का परसेंटेज कम होने लगता है, इस सिचुएशन को हम कैजुअलाइजेशन बोलते हैं। वही लिखा है, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स रेफर्स टू अ सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जब हमारे कैजुअली हायर्ड वर्कर्स का परसेंटेज बढ़ने लग जाए टोटल वर्कफोर्स के अंदर, इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, कैजुअलाइजेशन। बहुत ही बुरी सिचुएशन है। समझ में आ गया होता क्या है कैजुअलाइजेशन। कारण क्या है, क्योंकि रूरल एरियाज के अंदर मोस्टली लोग क्या हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। मैंने बताया नॉन फार्म जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, लोग अपने खेतों पर काम करते हैं, और गांवों के अंदर लोग अपने खेतों पर काम करते हैं, और वहां पर एक ही खेत पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। 4 लोगों की जरूरत है एक खेत पर, उसी एक खेत पर 8 लोग काम कर रहे हैं, 10 लोग काम कर रहे हैं। तो ये लोग क्या है, डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड है। दिखने में लग रहा है कि 8 के 8, 10 के 10 लोग काम कर रहे हैं, बट
एक्चुअली उस खेत पर 4 लोगों की ही जरूरत है, बाकी के लोग क्या है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है, वो दिखने में लग रहा है एम्प्लॉयड है, एक्चुअली वो प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। फिर ये लोग माइग्रेट होके कहां पर आते हैं, अर्बन एरियाज में, शहरों में आते हैं। एजुकेशन नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है इन्हें ऑफिसेस में तो काम मिलेगा नहीं। ऑफिसेस में काम नहीं मिलता तो ये लोग क्या करते हैं, फैक्ट्रीज में या फिर कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करते हैं एज अ कैजुअल वर्कर। तो हमारी कंट्री के अंदर यही रीजन है, कैजुअल वर्कर्स का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है और इसे हम क्या कहते हैं, कैजुअलाइजेशन। समझ में आ गया। दूसरा है हमारे पास में इनफॉर्मलाइजेशन। ये समझने के लिए दो सेक्टर समझो, एक होता है फॉर्मल सेक्टर, एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर को हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बोलते हैं। जितने भी सरकारी ऑफिसेज हैं, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है ना, पब्लिक एंटरप्राइजेस, वो सब किस में आते हैं, फॉर्मल सेक्टर में आते हैं। और प्राइवेट सेक्टर के भी वो ऑर्गेनाइजेशंस, वो प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट्स जहां पर कम से कम 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं। समझ में आया। सारे के सारे गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस प्लस प्राइवेट एंटरप्राइजेस, वो जहां पर कम से कम 10 लोग काम करते हैं, 10 और मोर, 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, उसे हम बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उसे हम फॉर्मल वर्कर्स बोलते हैं। आप देख सकते हो इस तरह से ऑफिसेज में काम करते हैं, परमानेंट पे रोल पर होते हैं। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में वो ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर हम इसे बोलते हैं। ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट वाले तो आएंगे नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट वाले सारे कहां गए, फॉर्मल सेक्टर के अंदर। प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट्स वो जहां पर 10 से कम लोग काम करते हैं, जैसे साड़ी की दुकान हो गई हमारे घर के आसपास, जो ग्रोसरी शॉप है, कोई छोटी मोटी फर्नीचर की दुकान हो गई, इस तरह की स्टेशनरी शॉप्स वगैरह हो गई, वहां पर जो लोग काम करते हैं वो प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट्स जहां पर 10 से कम लोग काम करते हैं, उसे हम इनफॉर्मल सेक्टर बोलते हैं। यहां पर जो लोग काम करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल वर्कर्स बोलते हैं। किसी तरह के कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स इन लोगों को नहीं मिलते। डिफरेंस वही है, फॉर्मल वर्कर्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, इनफॉर्मल वर्कर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। फॉर्मल वर्कर्स को हर तरह के सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, पीएफ का पैसा, पेंशन वगैरह। इनफॉर्मल वर्कर्स को ये सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते। ये अपना ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, अपने हक के लिए अपना यूनियन बना के लड़ सकते हैं। ये अपने हक के लिए अपना यूनियन बना के लड़ नहीं सकते। इनके लिए हमारे देश के अंदर बहुत सारे लेबर लॉस हैं, सरकार ने इनके लिए लॉस बना रखे हैं ताकि इन्हें प्रोटेक्ट करा जा सके। इनके लिए हमारे देश में किसी तरह के कोई लेबर लॉस नहीं है। ये रेगुलर वर्कर्स होते हैं, हर महीने की सैलरी मिलती है, ऑफिस वगैरह में काम करते हैं। ये डेली वेजर्स होते हैं, इन्हें डेली के हिसाब से तनख्वाह मिलती है। जिस दिन जाओगे तनख्वाह मिलेगी, जिस दिन नहीं जाओगे उस दिन तनख्वाह नहीं मिलेगी। अब इनफॉर्मलाइजेशन वो सिचुएशन है जब हमारी कंट्री के अंदर इनफॉर्मल वर्कर्स का परसेंटेज बढ़ने लगता है, फॉर्मल वर्कर्स का परसेंटेज कम होने लगता है। ये जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं इनका परसेंटेज बढ़ने लग जाए, फॉर्मल वर्कर्स का परसेंटेज कम होने लग जाए, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं इनफॉर्मलाइजेशन। लिखा है ना, परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स इन फॉर्मल सेक्टर टेंड्स टू डिक्लाइन एंड दैट इन द इनफॉर्मल सेक्टर। और जो लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं उनका परसेंटेज बढ़ने लग जाए, बुरी सिचुएशन है, इसे हम बोलते हैं इनफॉर्मलाइजेशन। और इसी की वजह से देश में आता है कैजुअलाइजेशन, कि कैजुअली हायर्ड वर्कर्स का परसेंटेज डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। समझ में आ गया। डेटा दे रखा है, आगे देख लो। हमारी कंट्री के अंदर कुल मिला के कितने लोग हैं, मिलियंस के अंदर ये दे रखा है, मिलियंस में दे रखा है। तो आप देख लो 24 + 6 यानी कि 30 मिलियन लोग जो हैं, जो 30 मिलियन लोग हैं वो तो फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, बैंक्स वगैरह में, ऑफिसेज वगैरह में। और इन दोनों को प्लस करो, 310 और 133 कितना हो रहा है, 443 मिलियन जो लोग हैं वो कहां काम कर रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में। इनफॉर्मल सेक्टर में वर्कर्स ज्यादा काम कर रहे हैं, दिस इज इनफॉर्मलाइजेशन। वही लिखा है, फॉर्मल सेक्टर में जितने लोग काम कर रहे हैं उसमें से 20% फीमेल्स हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उसमें से 30% क्या है, फीमेल्स है। सिर्फ डेटा को समझना है, समझ में आ गया। इनफॉर्मल सेक्टर में लोग ज्यादा काम करते हैं। अगला टॉपिक आता है अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन जब बंदा काम करना चाहता है, विलिंग टू वर्क है, काम करना चाहता है, वो भी मार्केट में जो उसे एग्जिस्टिंग वेज रेट मिल रही है उस पर वो काम करना चाहता है, काम करने के लायक भी है, हाथ पैर सही है, बॉडी सही है, फिर भी अगर बंदे को काम नहीं मिल रहा, उस सिचुएशन में हम बंदे को क्या बोलेंगे, बेरोजगार। ये सिचुएशन क्या कहलाती है, अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। बहुत सारे तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट है, हमें दो पढ़ने हैं। एक होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, एक होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले देखो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। बहुत ही सिंपल सा है, एक खेत है जिस पर मान लो 4 लोगों की जरूरत है, लेकिन इसी खेत पर अगर 8 लोग काम कर रहे हैं, 10 लोग काम कर रहे हैं, तो दिखने में तो लग रहा है ये 8-10 लोग क्या है, एम्प्लॉयड हैं, बट एक्चुअली ये लोग प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करे। 4 लोगों की ही रिक्वायरमेंट है, ये एक्स्ट्रा लोग प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे। इसे हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। दिखने में लग रहा है वो एम्प्लॉयड है, एक्चुअली वो प्रोडक्शन प्रोसेस में
कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, अनएम्प्लॉयड हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। वही लिखा है, नंबर ऑफ वर्कर्स इंगेज्ड इन अ जॉब इज मच मोर देन एक्चुअली रिक्वायर्ड, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, दिस इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या फिर हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। समझ में आ गया? क्योंकि गांव के अंदर जॉइंट हिंदू फैमिली सिस्टम है, एक ही खेत पर सारे लोग काम कर रहे हैं, पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड डिक्रीजेस, जैसे जैसे और बच्चे होते जाते हैं पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड कम होती जाती है, और गांव के अंदर नॉन फार्म जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, तो इन लोगों को उसी पीस ऑफ लैंड पर काम करना पड़ता है। दूसरा हमारे पास में है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी हमें रूरल एरियाज में देखने को मिलता है, क्योंकि एग्रीकल्चर क्या है, एक सीजनल ऑक्यूपेशन है। फार्मर ने कोई क्रॉप ग्रो करी, एक क्रॉप ग्रो करी, 6 से 7 महीने तक तो वो एम्प्लॉयड है, वो उस क्रॉप का काम कर रहा है। जैसे ही उसकी फसल कट गई, बाकी के ऑफ सीजन में फार्मर क्या हो जाता है, अनएम्प्लॉयड हो जाता है। वही लिखा है, ड्यूरिंग ऑफ सीजन जो वर्कर्स होते हैं उनके पास में कोई जॉब्स नहीं होती, ऑफ सीजन में हमारा फार्मर क्या हो जाता है, बेरोजगार हो जाता है। वो फार्मर जो एक ही क्रॉप उगाता है वो 5-7 महीने के लिए साल में क्या रहता है, अनएम्प्लॉयड रहता है। एक क्रॉप उगाई, 6-7 महीने बिजी है, 6-7 महीने एम्प्लॉयड है, बाकी 6-1 महीने वो क्या हो गया, अनएम्प्लॉयड हो गया। समझ में आ गया? दिस इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसके हमारी कंट्री में क्या क्या कारण है, कितने रीजंस हैं, वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ रेट बहुत कम है, हमारी ग्रोथ रेट कम है, हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम है। सेकेंड है स्लो रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन इतनी स्पीड से इंक्रीज होती जा रही है कि पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स कम है, जॉब्स की कमी है, इंटरव्यूज लिए जाते हैं, रिटन टेस्ट होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस वगैरह होते हैं, तो पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स कम होता जा रहा है। एग्रीकल्चर एक सीजनल ऑक्यूपेशन है, सीजन के टाइम पर फार्मर एम्प्लॉयड रहता है, लेकिन ऑफ सीजन के टाइम पर अभी पीछे देखा फार्मर क्या हो जाता है, अनएम्प्लॉयड हो जाता है। हमारे देश में इरिगेशन फैसिलिटीज कम है, इरिगेशन फैसिलिटीज कम है, इसलिए फार्मर एक साल में एक ही क्रॉप उगा पाता है, बाकी के सीजन में वो क्या हो जाता है, अनएम्प्लॉयड हो जाता है। मल्टी क्रॉपिंग नहीं कर पाता, अगर वही फार्मर मल्टी क्रॉपिंग करे, 2-3 क्रॉप्स उगाए, तो वो कभी भी सीजनली अनएम्प्लॉयड नहीं होगा, हमेशा एम्प्लॉयड रहेगा, ये भी एक रीजन है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली सिस्टम है हमारी कंट्री में, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो ही सेम पीस ऑफ लैंड पर काम करते रहते हैं, उसी लैंड पर दादाजी काम कर रहे थे, पापा चाचा ताऊ भी काम करने लगे, उसी पर उनके बच्चे भी काम कर रहे हैं, तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ की जो कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, हम लोगों ने शुरुआत में चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, ब्रिटिशर्स ने उन स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज को क्या कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, तो कहीं ना कहीं वहां से भी अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कम हो गया हमारे देश में। कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में लोगों के अंदर सेविंग हैबिट्स बहुत कम है, पैसा सेव करते हैं, उसी से पैसे से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, कोई इंडस्ट्री वगैरह खोलते हैं, सेविंग हैबिट्स ही कम है, तो ऑब्वियसली बात है इन्वेस्टमेंट भी कम होगा। बिजनेस खोलने के लिए कैपिटल चाहिए होती है, पैसा चाहिए होता है, सेविंग्स नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है हम खुद का कोई काम धंधा स्टार्ट नहीं कर सकते। लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर, हमारे यहाँ पे मोबिलिटी ऑफ लेबर भी कम है, बंदा कहीं और जाकर काम करना चाहता है, उसे जॉब मिल रही है अर्बन एरियाज के अंदर, लेकिन फैमिली का प्रेशर होता है, यार दूसरी जगह पर मत जाओ, अपने खेतों पर काम कर लो, आसपास में काम कर लो, चाहे कम पैसा कमा लो, कम में खा लेंगे, तो वही है, मोबिलिटी ऑफ लेबर भी बहुत कम है। ये रीजंस है हमारे देश में क्या है, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। समझ में आया? अब देखो एक लास्ट टॉपिक आता है, सरकार ने हमारे देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए क्या क्या करा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, बस एक बार पढ़ना है। ये वो प्रोग्राम्स हैं जो आज की डेट में नॉन एक्टिव हैं, काम नहीं कर रहे, यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ एक बार रीड कर लेना। ये एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स हैं, वो प्रोग्राम्स हैं जो आज की डेट में क्या है, एक्टिव हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नंबर 1 है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, MG नरेगा। ये प्रोग्राम हमारा 2005 के अंदर आया था। इसके अंदर कुछ नहीं है, जो लोग काम करना चाहते हैं, जिन लोगों के पास में काम नहीं है, जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, सरकार उन्हें मिनिमम 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, गारंटीड एम्प्लॉयमेंट देती है 100 डेज का, कि 100 डेज तक सरकार उन लोगों को कोई काम देती है, रोड वगैरह बनवा लेती है, तो इन्हें 100 दिन का पैसा मिल जाता है, 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। याद रखना, फुल फॉर्म याद रखना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, सरकार मिनिमम 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट देती है। सेकेंड है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसका दूसरा नाम है आजीविका, और आज हम इसे जानते हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना के नाम से। इस योजना के तहत भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में कम से कम 90 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और लास्ट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये प्रोग्राम आया हमारा 2000 के अंदर। इस प्रोग्राम में सरकार जो है हमारी कंट्री के जो अनकनेक्टेड एरियाज है, जो रिमोट और बैकवर्ड एरियाज हैं, उन्हें अर्बन एरियाज से कनेक्ट करती है, रोड्स वगैरह बनवा के, लोगों से रोड्स बनवाई जाती हैं, तो उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाता है। समझ में आ गया? ये 3 याद रखना। और
और ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जो रिसेंट प्रोग्राम्स हैं हमारी सरकार के जो कोविड के टाइम पर आए। जैसे एक है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ये प्रोग्राम हमारा 2000 के अंदर आया था। वो लोग जिनका कोविड की वजह से कोई काम धंधा ठप हो गया, वो लोग खुद का कोई नया काम धंधा स्टार्ट कर सके। लिखा है ना, क्रिएशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जिनका कोई खुद का काम धंधा था वो खत्म हो गया कोविड के टाइम पर, सरकार उन्हें इंसेंटिवाइज करती है, उन्हें पैसा देती है ताकि वो दोबारा से खुद का कोई छोटी मोटी दुकान लगा सके, खुद का कोई एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर सके, खुद का कोई एंटरप्राइज स्टार्ट कर सके। एक है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, ये प्रोग्राम भी हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी लेकर आए 1 अप्रैल 2016 के अंदर। मकसद वही है, अगर कोई खुद का कोई काम धंधा स्टार्ट करना चाहता है, जिसका कोविड में कोई नुकसान हो गया, तो वो खुद का काम धंधा स्टार्ट कर सकता है, सरकार उसे पैसा देगी। पैसा कैसे देगी? देखो, एक होता है एम्प्लॉयर जो बॉस होता है, और एक होता है एम्प्लॉय जो उसके अंडर काम करता है। तो देखो, हर साल हर महीने अपनी सैलरी में से एम्प्लॉय कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देता है, अपनी सैलरी में से एम्प्लॉय कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देता है, जिसे बोलते हैं एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। ये एम्प्लॉय की सैलरी में से लिया जाता है, और एम्प्लॉयर भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देता है, जिसे बोलते हैं एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम। क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम। बाद में ये जो इकट्ठा पैसा है जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट करा है, ये एम्प्लॉय कभी भी निकलवा सकता है रिटायरमेंट के टाइम पर, या फिर आजकल तो पहले भी जब भी एम्प्लॉय की जरूरत है वो इस पैसे में से पैसा निकलवा सकता है। तो सरकार जितना भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसमें से 12% सरकार अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करती है। तो ये भी क्या है, एनकरेज करने के लिए है कि लोग खुद का काम धंधा स्टार्ट करें, जॉब्स वगैरह करें। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना, ये किसके लिए है? श्रमिक माइग्रेंट्स के लिए है, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए है, जो लोग किसी दूसरी जगह पर काम कर रहे थे, अर्बन एरियाज वगैरह में काम कर रहे थे कोविड के टाइम पर, फिर कोविड में उनका काम धंधा चले गया, उन्हें दोबारा से रूरल एरियाज में आने पड़ा। इसके लिए सरकार ने क्या करा, 20 जून को सरकार एक प्रोग्राम लेकर आई कि सरकार उन लोगों को जो दूसरी जगह पर काम कर रहे थे, माइग्रेंट वर्कर्स जिनसे उनकी नौकरियां छिल गई, सरकार उन्हें 125 डेज का एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगी। और इस योजना के तहत सरकार ने 6,70,000 माइग्रेंट वर्कर्स को 125 डेज के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी। कहां कहां पर? 6 स्टेट्स की बात है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड। सरकार ने इन लोगों को 125 डेज का क्या दिया? एम्प्लॉयमेंट दिया। फिर आता है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। दिस योजना वाज टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड वल्नरेबिलिटी ऑफ द अर्बन पुअर हाउसहोल्ड्स बाय इनेबलिंग देम टू एक्सेस गेनफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, स्पेशली अर्बन एरियाज के अंदर जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं, जो लोग अपनी लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाते, उनके लिए सरकार ये योजना लेकर आई कि सरकार उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयड करेगी, उन्हें एनकरेज करेगी कि वो खुद का कोई काम धंधा स्टार्ट कर सकें, उन्हें किसी ना किसी तरह की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है? इस योजना के तहत आप किसी भी बैंक से लोन ले सकते हो, कम से कम 10 लाख रुपए तक का। मुद्रा योजना के तहत ये हमारे प्राइम मिनिस्टर लेकर आए मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, 8 अप्रैल 2015 की बात है। इस योजना के तहत अगर आपको खुद का कोई छोटा मोटा एंटरप्राइज स्टार्ट करना है, कंपनीज के लिए नहीं है, ये फार्मिंग के लिए नहीं है, नॉन फार्म जॉब्स के लिए है, आपको कोई छोटा मोटा एंटरप्राइज स्टार्ट करना है, तो आप किसी भी बैंक से, कमर्शियल बैंक से, आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, कहीं से भी मुद्रा योजना के तहत लोन ले सकते हो, कम से कम 10 लाख रुपए तक का। आपकी इंटरेस्ट की रेट जो है वो बहुत कम होंगी। और लास्ट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, किसका? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का। इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने। इतना याद नहीं रखना, मकसद क्या है कि हमारे यूथ को रिलेवेंट स्किल्स सिखाई जाए, हमारे यूथ को स्किल्स सिखाई जाए ताकि वो इंडस्ट्रीज के अंदर एम्प्लॉयड हो सके, उसी किसी तरह का कोई काम मिल सके इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर, वो सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सके, कहीं ना कहीं एक बेटर लाइफ वो जी सके। तो एक बार इनकी रीडिंग लगा लेना, एक तो ये जो फर्स्ट वाला था और इन दोनों की रीडिंग लगा लेना। इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक बार रीड लगाना, अगर कोई क्वेश्चन यहां से बन जाए तो समझ में आ गया। इसी के साथ में एक लास्ट वाला है, छोटा सा देख लेते हैं, मेक इन इंडिया। ये प्रोग्राम भी हमारी सरकार लेकर आई। सितंबर 25, 2014 की बात है कि हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करा जाए, हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज हो, इंडिया एपिसेंटर बन जाए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का। मेक इन इंडिया याद रखना कब आया? सितंबर 25, 2014 की बात है कि हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज हो। स्टार्टअप इंडिया की खुद का कोई छोटा मोटा काम धंधा स्टार्ट करो। फ्लैगशिप
इनिशिएटिव है, यानी कि बहुत बड़ा प्रोग्राम है हमारी सरकार का कि अपने अंदर एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स डेवलप करो, खुद का कोई काम धंधा स्टार्ट करो जॉब करने से ज्यादा। तो मोदी जी वही कहते हैं कि खुद का काम धंधा स्टार्ट करो जॉब्स करने से ज्यादा। इट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट अपॉर्चुनिटीज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वही है आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड बनो, दिस इज स्टार्टअप इंडिया। ये कुछ रीसेंट प्रोग्राम्स है, समझ में आ गया। इसी के साथ में चैप्टर नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। अब लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बहुत सारी चीजें थी इस चैप्टर के अंदर। लाइक कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। कल हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 8 एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहां तक का पढ़ के रखना। आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय।